डियर स्टूडेंट्स, मैं बलकेश रूडी, व्याख्याता भूगोल, संस्कार साइंस एकेडमी बूढ़ा गोंजी। आज हम भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत की जनसंख्या में जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, परिभाषा में किसी क्षेत्र विशेष में समय की एक निश्चित अवधि में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी क्षेत्र विशेष यानी कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपना शहर बूढ़ा, इस बूढ़ा में समय की एक निश्चित अवधि होती है। जैसे मान लीजिए कि 10 वर्षों का जो अंतराल, जैसे 2001 से 2011, ये 10 वर्षों का जो अंतराल है, इस अंतराल में जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं वो इस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की एक प्रामाणिक आधार होता है जिसके आधार पर उस क्षेत्र की पहचान होती है। सबसे पहले अपन इस जनसंख्या में पढ़ेंगे वितरण। जनसंख्या वितरण क्या होता है, तो देखो, जनसंख्या वितरण में वितरण का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव, अर्थात जिस क्षेत्र में जनसंख्या जिस आधार पे निवास करती है, अर्थात यूं कहें कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या जैसी रहती है वो उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। क्यों है असमान? इसके लिए भारत की भौगोलिक स्थिति निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? भौगोलिक स्थिति। जैसे संपूर्ण भारत की अपन बात करें तो कहीं मैदानी भाग है, कहीं पठारी भाग है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पर्वतीय भाग है। तो इस असमान धरातल के कारण, अर्थात यूं कहें कि इस असमान भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करें कि भारत में जैसे सबसे बड़ा जनसंख्या समूह वाला उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, ये राज्य भारत की बहुल जनसंख्या अर्थात यूं कहें कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की बात करें तो 30% क्षेत्र पर लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत अगर अपन देखें तो पर्वतीय जो क्षेत्र है, जिसमें यूं कहें कि पर्वतीय भागों के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर संपूर्ण भाग की बात करें तो 16% भाग पर मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस भौगोलिक वितरण की असमानता के कारण भारत में जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। यहां अब अपन बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या का असमान जो वितरण है, इसके लिए मूल उत्तरदायी कारक क्या होते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी अपन ने चर्चा की थी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र असमान है उसके आधार पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मूल जो कारक है, उन मूल कारकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, पहला भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक और तीसरा है सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारक। सबसे पहले देखो भौतिक कारक, ऐसे कारक
जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं वो कारक कहलाते हैं भौतिक कारक। इनमें भी मूल रूप से 4 कारक पाए जाते हैं। नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 मृदा, नंबर 3 स्थलाकृति और नंबर 4 है जलापूर्ति। इसी प्रकार मानवीय कारक ऐसे कारक जो मानवीय क्रियाओं के आधार पर या मानव की अर्थव्यवस्था के आधार पर विभाजित होते हैं। इसमें भी 3 कारक मूल पाए जाते हैं। नंबर 1 औद्योगिकीकरण, नंबर 2 नगरीकरण और नंबर 3 है खनिज। तीसरा है सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारक। ये अपने आप में एक मूल कारक होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भौतिक कारक क्या है, जिनमें 4 कारक अपने लिखे हैं जलवायु, मृदा, स्थलाकृति एवं जलापूर्ति। तो सबसे पहले अपन इन कारकों में लेते हैं जलवायु। देखो जलवायु अपनी अवस्था के आधार पर मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सम जलवायु और नंबर 2 विषम जलवायु। ये जलवायु की 2 प्रकृति हैं, 2 कारक हैं। सम जलवायु किसे कहते हैं? ऐसी जलवायु जिसमें कभी भी परिवर्तन न के बराबर होता है या परिवर्तन बहुत कम होता है। और विषम जलवायु जिसमें अचानक परिवर्तन होते हैं या लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसी जलवायु कहलाती है विषम। सम जलवायु में परिवर्तन न के बराबर होता है और सम जलवायु ही मानव बसाव के लिए अनुकूल पाई जाती है। विषम जलवायु में परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इस जलवायु को मानव बसाव के लिए प्रतिकूल माना जाता है। सम जलवायु, इस जलवायु में लगभग तापमान है वो समान पाया जाता है और विषम जलवायु में अचानक परिवर्तन होता रहता है। इसलिए सम जलवायु है, ये सम जलवायु मानव बसाव के लिए या जनसंख्या के लिए अनुकूल मानी जाती है। अतः अपन यूं कह सकते हैं कि जलवायु की प्रकृति के आधार पर ये जनसंख्या है, इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं कि सम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी पाई जाती है? सघन पाई जाती है। और विषम जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या है वो अत्यंत विरल या कम पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें कि पूरे दिन भर के तापमान में अंतर अगर बिल्कुल कम हो तो वो सम जलवायु है। इसलिए वो जलवायु है वो मानव के शरीर के अनुकूल होती है और मानव अपने आप को आरामदायक महसूस करता है। विषम जलवायु, इसमें परिवर्तन अचानक होते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह के समय तापमान कम है, दोपहर को तापमान ज्यादा बढ़ा और शाम को मान लीजिए अचानक बादल होकर वर्षा हो गई तो अचानक यह तापमान वो अत्यंत वापस गिर जाता है। तो ऐसे बार बार परिवर्तन होने के कारण इस विषम जलवायु के अंदर है वो मानव बसाव अनुकूल नहीं पाया जाता है। अतः जलवायु के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सम जलवायु वाले जनसंख्या क्षेत्र हैं वो सघन पाए जाते हैं और विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं वो विरल जनसंख्या वाले पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 दूसरा बिंदु है जलवायु के बाद सेकंड बिंदु मृदा। देखो आज भारत की जनसंख्या है वो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का मूल कार्य होता है, व्यवसाय होता है, वो क्या होता है? कृषि। अतः मृदा अपने गुण के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक तो उपजाऊ और दूसरी होती है अनुपजाऊ। उपजाऊ मृदा ये कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है और अनुपजाऊ मृदा है वो कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त होती है। कहने का मतलब कि उपजाऊ मृदा है
उस उपजाऊ मृदा के अंदर कृषि कार्य आसानी से होते हैं, साथ ही कृषि उत्पाद है वो भी अच्छे होते हैं, अधिक होते हैं, जो कृषकों को अच्छा लाभ देते हैं। अनुपजाऊ मृदा जिसमें उपजाऊ गुण शक्ति नहीं होती है, अर्थात वो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होती है, इसलिए यहाँ कृषि कार्य नहीं किए जा सकते। अतः अपन इस तुलना के आधार पर कह सकते हैं कि मृदा के आधार पर भी जनसंख्या का वितरण वो प्रभावित होता है। जहां उपजाऊ मृदा पाई जाती है वहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, और अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है वहां जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। इसके बाद तीसरा बिंदु है अपना स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब स्थल का आकार, स्थल की आकृति कैसी है, इसे दूसरे शब्दों में अपन लिख सकते हैं उच्चावच। क्या लिख सकते हैं? उच्चावच। स्थल का आकार कैसा होता है तो ये अपन देख सकते हैं आसानी से कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी अपन ने अभी चर्चा की थी कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र वो असमान है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि स्थल की आकृति में भी अत्यंत विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं समतल मैदानी भाग होते हैं तो कहीं उबड़ खाबड़ धरातल होता है। जैसे उदाहरण के लिए नदियों के द्वारा तैयार किए हुए मैदान समतल होते हैं, और पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वो असमान या असमतल होते हैं। तो यहाँ अपन इस तुलना के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र हैं वो समतल होते हैं, यहाँ कृषि कार्य आसानी से होते हैं, यहाँ कृषि कार्य करने के लिए कृषकों को आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अत्यंत सघन पाई जाती है। जबकि ठीक इसके विपरीत उबड़ खाबड़ धरातल, यहाँ कोई भी कार्य हो चाहे मानव का, उस कार्य को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ उबड़ खाबड़ या असमतल धरातल के लिए जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। इसके बाद में चौथा बिंदु है अपना जलापूर्ति। तो ये तो बहुत ही आसान बिंदु है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बोले कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, अर्थात बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जिन भागों में या जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होता है या जल की बहुलता होती है वहां जनसंख्या सघन पाई जाती है, और जहां जल की कमी होती है वहां जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। इस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक में ये चार कारक प्रमुख हैं, और चार कारकों में पहला था जलवायु, दूसरा था मृदा, तीसरा थी स्थलाकृति और चौथा था जलापूर्ति। जलवायु के बारे में मैंने आपको बताया कि जलवायु अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की, सम और विषम। सम जलवायु में परिवर्तन न के बराबर होते हैं, इसलिए जलवायु मानव बसाव के अनुकूल होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है। विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है, क्योंकि विषम जलवायु में जलवायु में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार मृदा दो प्रकार की, उपजाऊ और अनुपजाऊ। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों के अंदर कृषि कार्य आसानी से होते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है, और अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अत्यंत कम पाई जाती है, क्योंकि ये कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है। तीसरा स्थलाकृति, जिसे दूसरे शब्दों में अपन ने कहा कि उच्चावच। स्थल का आकार ये दो प्रकार का होता है, एक तो समतल और दूसरा होता है उबड़ खाबड़। समतल मैदानी भाग है, वहां हर कार्य मानव के आसानी से पूरे होते हैं, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या सघन पाई जाती है, और उबड़ खाबड़ धरातल वाले क्षेत्रों के अंदर मानव के कार्य आसानी से नहीं होने के कारण यहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। इस प्रकार एक चौथा बिंदु था जलापूर्ति। जैसे जल ही जीवन है, अर्थात बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए जहां जल आसानी से मिलता है या जल बाहुल्य क्षेत्र है वहां जनसंख्या सघन पाई जाती है, और जहां जल की कमी पाई जाती है वहां जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है।
इस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक था, उसके 4 बिंदु हैं। ये आसानी से अपन को बता सकते हैं कि जनसंख्या वितरण में असमानता क्यों पाई जाती है। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है अपना भौतिक कारक के बाद वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 2 मानवीय कारक। इन मानवीय कारक अर्थात ऐसे कारक जो मानवीय क्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं, इन्हें दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं आर्थिक कारक। ये कारक मानव की अर्थव्यवस्था पर आधारित होते हैं। इसके लिए मैंने आपको 3 बिंदु बताए थे। नंबर 1 औद्योगिकीकरण, नंबर 2 नगरीकरण और तीसरा है खनिज। पहला देखो औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब है उद्योग बहुल्य क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां औद्योगिक इकाइयां सबसे अधिक स्थापित होती हैं, उन क्षेत्रों में लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं जहां उद्योग इकाइयां अधिक है वहां लोगों को रोजगार अधिक मिलता है। मुख्य बात क्या है कि यहाँ रोजगार अधिक मिलता है और रोजगार के कारण ही ये लोग हैं इन क्षेत्रों के अंदर अधिक आवास करते हैं, या यूं कह सकते हैं या सघन रूप से पाए जाते हैं। कारण मूल क्या है कि रोजगार की तलाश में लोग हैं वो औद्योगिक इकाइयों की ओर आकर्षित होते हैं, और जहां औद्योगिक इकाइयां अधिक मात्रा में स्थापित हैं वहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। साथ ही यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, साथ ही इसके अलावा यहाँ शिक्षा चिकित्सा से जुड़े लोगों की भी मात्रा अधिक पाई जाती है। और एक विशेष बिंदु है परिवहन औद्योगिक इकाइयों के अंदर एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि परिवहन के बिना उद्योगों के अंदर न तो कच्चा माल आ सकता है, नहीं यहाँ से तैयार माल है वो बाजारों तक पहुंचाया जा सकता। अतः अपन कह सकते हैं कि औद्योगिक इकाइयां जहां अधिक होती है वहां लोगों को रोजगार आसानी से मिलता है, और जहां रोजगार आसानी से मिलता है वहां जनसंख्या का स्वरूप कैसा पाया जाता है, सघन पाया जाता है। इसके बाद दूसरा बिंदु है नगरीकरण यानी शहर नगर भी किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि नगरों के अंदर भी लोगों को अधिक मात्रा में मिलता है क्या, रोजगार। क्योंकि अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मानव की आर्थिक क्रियाओं पर आधारित ये बिंदु है, इसलिए जहां रोजगार की बात आती है, इसलिए रोजगार जहां होगा वहां अधिक मात्रा में जनसंख्या है उसका बसाव पाया जाएगा, क्योंकि अच्छे रोजगार के केंद्र वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए नगरों के अंदर भी जनसंख्या वो सघन पाई जाती है। और अंतिम बिंदु है खनिज भी एक रोजगार से प्रधान क्षेत्र होते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं रोजगार के लिए ही प्रसिद्ध है। इसलिए खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में भी अधिक मात्रा में रोजगार मिलने के कारण यहाँ भी अधिक मात्रा में जनसंख्या है वो सघन रूप से पाई जाती है। इस प्रकार मानवीय कारकों में ये 3 कारक औद्योगिकरण, नगरीकरण और खनिज भी जनसंख्या के वितरण को अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं।